विगत 10-15 दिनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और वक्फ बोर्ड लगातार चर्चा में है। आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे मुस्लिम आलमबरदारों का, विपक्षी दल के नेताओं का दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बिल के अगेंस्ट तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई ये कह रहा है कि यह बिल जो है ये संविधान के विरुद्ध है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। कोई यह आरोप लगा रहा है कि सरकार की नज़र मस्जिदों की जमीन पर है, और कोई यह आरोप लगा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाह रही है। अब जरूरी है कि हम लोग इसके संदर्भ में जानें कि वक्फ है क्या, वक्फ का इतिहास क्या है, वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ और आखिर ये मुद्दा विवाद में क्यों है, क्यों वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, क्यों संशोधन लाना चाहती है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वक्फ क्या है। आप इसको ऐसे समझेंगे, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान अगर धर्मार्थ कार्य हेतु अल्लाह के नाम पर अपनी चल अथवा अचल संपत्ति का दान करता है तो उसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। और इस संपत्ति का जो देख रेख करेगा, जो प्रबंधन करेगा, वो संस्था क्या कहलाएगी, उसी संस्था को कहा गया वक्फ बोर्ड। ठीक है, जरूरी है जानना कि आखिर वक्फ का इतिहास क्या है, कब से ये शब्द अस्तित्व में है भारत में। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये इस्लामिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है, तो एंशिएंट दौर का तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका संबंध इस्लामिक दौर से है, इसका संबंध सल्तनत काल से है। मोटा मोटी अगर देखें ना तो 12वीं 13वीं सदी में जब भारत में सुल्तान की सत्ता स्थापित हुई, सल्तनत स्थापित हुआ, वक्फ का सैद्धांतिक आधार इसी वक्त निर्मित हो गया। सुल्तान के द्वारा मस्जिद निर्माण का कार्य होता था और मस्जिद के इर्द गिर्द की संपत्ति को वो क्या करते थे, दान किया करते थे। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी होगी जहां भी इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है वहां 4 कुरान सम्मत कर मान्य होता है, जजिया, जकात, खम्स और खिराज। यद्यपि भारत में सल्तनत काल में मुगल काल में सल्तनत के सुल्तान और मुगल बादशाह अपने आप को 4 करों तक ही सीमित नहीं रखा, इसके बियॉन्ड कई प्रकार के कर लगाए गए, लेकिन 4 कर जो है ये कुरान सम्मत कर है। कौन? जजिया, जकात, खम्स और खिराज। इसमें 2 कर जो है वो धार्मिक कर है। जजिया भी धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर, और जकात गरीब मुस्लिम भाइयों के मदद के लिए मुसलमानों का यह दायित्व बनता है कि वो अपने इनकम का 2.5% जकात करे, 40वां भाग जकात करे। इसी परिप्रेक्ष्य में यह अवधारणा भी विकसित हो गई कि भाई इस्लाम को मानने वाले मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपने चल अथवा अचल संपत्ति का अगर दान करते हैं तो क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है। चल अथवा अचल संपत्ति का जकात करते हैं तो क्या कहलाता है, वक्फ कहलाता है। मतलब वक्फ का सैद्धांतिक आधार निर्मित कब हुआ, 12वीं 13वीं सदी सल्तनत काल में स्थापित हुआ, और यह कंटिन्यू चलता रहा कब तक, मुगल काल तक। यह कंटिन्यू चलता रहा मुगल काल तक, लेकिन यहां से लेकर यहां तक वक्फ बोर्ड नहीं था। तो फिर वक्फ की संपत्ति का देखरेख कौन करता था, वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन कौन करता था, धर्मार्थ कार्य या कल्याणकारी कार्य का जिम्मा किसको था। एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम था दीवाने रिसालत, जिसका प्रधान कहलाता था सदर ए सुदूर। यही अधिकारी केंद्र के स्तर पे भी होता था, सूबा के स्तर पे भी होता था, सिख के स्तर पे भी होता था। वक्फ की संबंधी संपत्ति का प्रबंधन,
वक्फ की संपत्ति का देखरेख, कल्याणकारी कार्य, धर्मार्थ कार्य का जिम्मा इसी के पास होता था, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं था। अब प्रश्न बनता है कि आखिर वक्फ बोर्ड आया कब? तो ध्यान रखिएगा कि जो वक्फ बोर्ड है इसका आगमन हुआ है आधुनिक काल में। कब? स्वतंत्र भारत में, जब भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। आप लोगों ने सुना होगा भारत का विभाजन हुआ, दो स्टेट बना, भारत और पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू भारत थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति को छोड़कर भारत आए, उनकी संपत्ति पर या तो वहां के मुसलमानों का कब्जा हो गया या पाकिस्तान के सरकार के नियंत्रण में आ गया। लेकिन जो मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति के देखरेख के लिए, उसके प्रबंधन के लिए स्वतंत्रोत्तर भारत में क्या हुआ? 1954 में इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के काल में क्या हुआ? पहली बार क्या बना? वक्फ एक्ट बना। पहली बार क्या बना? वक्फ एक्ट बना। 1955 में इस एक्ट में क्या हुआ? संशोधन हुआ और इसी के साथ यह नियम बना कि हर एक स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा? वक्फ बोर्ड का गठन होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ की संपत्ति के देखरेख के लिए, उसके प्रबंधन के लिए। वर्तमान भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है, समझ सकते हैं? और इस वक्फ बोर्ड के देखरेख के लिए एक संवैधानिक निकाय बना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसी के साथ क्या बना? हर एक स्टेट में वक्फ ट्रिब्यूनल बना। यह बिल्कुल क्या है? यह एक प्रकार से न्यायाधिकरण के रूप में काम करता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड के लगभग मेंबर, कुल मेंबर जो भी होंगे, सारे के सारे मुस्लिम होंगे। चाहे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड 2 व्यक्ति हो, वो भी मुस्लिम होगा। एक एमएलए होगा या एक एमपी होगा, एमएलए एमपी दोनों होगा, वो भी मुस्लिम ही होगा। एक मुस्लिम वकील होगा, एक मुस्लिम नगर प्लानर होगा, एक सर्वे कमिश्नर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, और एक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होगा, वही वक्फ बोर्ड का क्या कहलाता है? सीईओ कहलाता है। यानी पूरा का पूरा मेंबर जो होगा मुस्लिम ही होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के भी जो मेंबर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका प्रधान, जिसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होगा, लेकिन सभी मेंबर जो होंगे वो मुस्लिम ही होंगे। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब समझने की जरूरत है कि आखिर वक्फ बोर्ड चर्चा में क्यों है? क्या वजह है कि आज वर्तमान में वक्फ बोर्ड चर्चा में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल चर्चा में है? क्या वजह है कि लोग इसके अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह चर्चा में है, इसका जो मूल रीजन है, इसका रीजन है एक तो अकूत संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास। चूंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जो मुस्लिम यहां से कहां गए, पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति, यहां जो धार्मिक स्थल हुआ करता था, इस्लामिक धार्मिक स्थल, सब किसके हवाले कर दिया गया? वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। 1995 में वक्फ एक्ट बना, पुनः उसमें वक्फ बोर्ड की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। वक्फ एक्ट 1995 धारा 3 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड अगर ऐसा सोचता है कि अमुक संपत्ति मुस्लिमों की है, अमुक संपत्ति इस्लामिक है,
तो वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर दावा कर सकता है। उसके पास सबूत हो या सबूत ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस संपत्ति पर दावा कर रहा है उस संपत्ति के मालिक का दायित्व बनता है कि वो ये प्रूफ करे कि वो संपत्ति उसकी है। लेकिन वो चुनौती नहीं दे सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। उसे वो सबूत पेश करना होगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां सारे के सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं। अगर उस सबूत से वक्फ ट्रिब्यूनल संतुष्ट होता है तो ठीक, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वैसी स्थिति में वो संपत्ति किसकी होगी? वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। उस दौरान वक्फ अमेंडमेंट हुआ जिसमें इनकी शक्ति को और बढ़ा दी गई, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड भाई अमुक संपत्ति इस्लामिक है दावा करती रही, कभी गुरुद्वारा की संपत्ति पे, कभी मंदिर की संपत्ति पे, कभी निजी संपत्ति पर, तो कभी सरकारी संपत्ति पर। ऐसे लगातार दावा और भूमि के अधिग्रहण के कारण, संपत्ति के अधिग्रहण के कारण क्या हुआ? वक्फ की संपत्ति में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई, काफी बढ़ोतरी हुई। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन था। और जस्ट आज की अगर आप बात करें तो आज 9.40 लाख एकड़ भूमि है। इसका मतलब है 13 वर्षों में इनकी संपत्ति दुगनी हो गई। 13 वर्षों में इनकी संपत्ति क्या हुई? दुगनी हो गई। भारत में इनकी कुल संपत्ति जो है 8,54,500 संपत्तियां हैं, जिसका आकलन किया गया तो कितना ठहरता है? 1.2 लाख करोड़। यह मुद्दा है कि भाई आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति, यह गुणात्मक बढ़ोतरी कैसे हो गई? और इतने गुणात्मक बढ़ोतरी के बाद मुस्लिमों में इतना शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी क्यों है? यह चर्चा का मुद्दा है। आए दिन वक्फ बोर्ड अलग अलग प्रकार की संपत्ति पे दावा करती है। जिसे कुछ लोगों ने अतार्किक करार दिया कि अतार्किक दावा है, जबरन दावा है। हाल में आपने सुना होगा जहां पे कुंभ का आयोजन हुआ था, वक्फ बोर्ड ने 54 एकड़ जमीन पे दावा पेश कर दिया। भाई वहां का 54 एकड़ जमीन हमारा है। आपने सुना होगा हरियाणा के गुरुद्वारा की जमीन पर कब्जा कर लिया। यूपीए की सरकार में 2013 में संशोधन विधेयक पारित हुआ। जस्ट 2014 में दिल्ली के 123 संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। भाई ये इस्लामिक प्रॉपर्टी है। हाल में वक्फ बोर्ड ने ईडन गार्डन पे दावा ठोक दिया। सूरत के नगर निगम के बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। मुकेश अंबानी के मकान पे दावा ठोक दिया। फतुहा के पास गोविंदपुर गांव, पूरे के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। भाई वक्फ बोर्ड का ये गांव है। यह विवाद का मुद्दा है। चूंकि जिस प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड दावा ठोक रही है, आप उसके अगेंस्ट चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं दे सकते। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल अगर संतुष्ट है कि प्रॉपर्टी आपकी है तो आपकी है, नहीं तो वो वक्फ बोर्ड की है। ऐसे मुद्दे लगातार विवाद में रहे हैं। यही वजह है कि आज वक्फ बोर्ड क्या है? चर्चा में है। और कई प्रकार का तर्क लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के इस राइट के अगेंस्ट, कि आखिर इतना राइट वक्फ बोर्ड के पास कैसे आया। इसके लिए कई प्रकार का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि संविधान में वक्फ नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर संविधान में वक्फ नाम का कोई शब्द नहीं है तो इस सेकुलर कंट्री में
इस प्रकार की संस्था स्थापित कैसे होगी? इस संस्था को इतना राइट कैसे दिया गया? यह मुद्दा है। और इस प्रकार की अन्य धर्म की तो कोई संस्था नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर सनातन धर्म कहे कि भाई सनातन बोर्ड होना चाहिए, गुरुद्वारा कहे गुरुद्वारा बोर्ड होना चाहिए, सिख बोर्ड होना चाहिए, इतना ही शक्तिशाली होना चाहिए, तब तो हमेशा विवाद चलता रहेगा, हमेशा संघर्ष चलता रहेगा, अंतरकलह की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, सामाजिक सौहार्दता प्रभावित हो जाएगी। कुछ लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोकतांत्रिक कंट्री है, इस लोकतांत्रिक कंट्री में इतना शक्तिशाली संस्था, भला राज्य से ऊपर कोई संस्था कैसे हो सकता है? चूंकि अन्य धर्म के मामले सिविल कोर्ट में निपटाए जाते हैं, लेकिन वही वक्फ बोर्ड का अगर मुद्दा हो तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा कहां निपटाया जाएगा? वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां कोई गैर मुस्लिम अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार की लोग बात कर रहे हैं। कई लोगों को इस मुद्दे पे आपत्ति है कि भाई वक्फ बोर्ड का पूरा जो खर्च चलता है वो जनता के टैक्स से चलता है, जबकि सरकार मस्जिद पे, मजार पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेती, जबकि हिंदू मंदिरों के इनकम का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है। तो आखिर ये दोहरी नीति क्यों? क्या ये संविधान के अगेंस्ट नहीं है? लोग इस प्रकार की भी बात कर रहे हैं। सच्चर फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2006 में इसका रिपोर्ट आया। उसका मानना है कि जितनी संपत्ति आज वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी, रेलवे और सेना के बाद अगर सर्वाधिक जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका इनकम सालाना 1200 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के हिसाब से इनकम 160 करोड़ के लगभग है। इसका मतलब है कि पारदर्शिता नहीं, कहीं ना कहीं बोर्ड में भ्रष्टाचार मौजूद है। ये तमाम मुद्दे पे विवाद चल रहा है। लोग चाहते हैं क्या भाई इसमें सुधार हो, पारदर्शिता हो। जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ वो उद्देश्य पूरा हो। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य क्या है? इनका दायित्व क्या है? इस्लामिक इमारतों का देखरेख करना, संस्थानों का देखरेख करना, वक्फ की संपत्ति का देखभाल करना, प्रबंधन करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों का देखभाल करना। इस दायित्व का तो निर्वहन नहीं हो रहा है। आखिर वक्फ बोर्ड किसके हित की तुष्टि कर रहा है? यह मुद्दा विवाद का है। इसी मुद्दे पे आप लगातार देख रहे होंगे विवाद चल रहा है। अब मुद्दा बनता है कि आखिर सरकार संशोधन करना क्यों चाहती है? वक्फ एक्ट में संशोधन क्यों? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्यों लाना चाहती है? वजह क्या है? कोई ना कोई तो रीजन होगा। तब जो सरकारी आलमबरदार हैं जो अपना तर्क दे रहे हैं, उनका मानना है कि भाई वक्फ बोर्ड पे प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण है, सामान्य मुसलमानों का नियंत्रण नहीं है। ऐसे कई प्रकार के साक्ष्य अवेलेबल है जिससे यह पता चलता है कि वक्फ बोर्ड ने औने पौने दाम पर क्या किया? किराए पे अपनी संपत्ति को दे दिया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बिक्री की गई, निजी हित के रूप में वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। सामान्य मुसलमानों के कल्याण का कार्य हो, उनकी भी भागीदारी हो। इसका मतलब है इस अमेंडमेंट बिल के तहत सरकार वक्फ बोर्ड की संरचना में सुधार चाहती है। वक्फ बोर्ड का समापन करना उद्देश्य नहीं है, मस्जिदों की जमीन पर नियंत्रण करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शी बनाना उद्देश्य है। सामान्य मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, यह उद्देश्य है।
कई बार ऐसा होता है कि वक्फ बोर्ड अमुक संपत्ति पर दावा करती है, विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार इस संशोधन बिल के जरिए विवाद का समापन चाहती है, मुस्लिम समाज की बेहतरी चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ इस अमेंडमेंट बिल को सरकार लाना चाहती है। सही मामला यही है। वक्फ बोर्ड का समापन उद्देश्य नहीं है, मस्जिद की संपत्ति का अधिग्रहण उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य है सामान्य मुसलमानों की भागीदारी, उनका हित होना चाहिए। जिस उद्देश्य के साथ बोर्ड बना है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और संशोधन विधेयक के तहत क्या होगा, अगर यह मुद्दा बनता है तो आप यह कह सकते हैं कि संरचनात्मक सुधार। विवाद की स्थिति में अगर किसी संपत्ति के मुद्दे पे विवाद है तो संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार किसको होगा, कलेक्टर को होगा। यह विधान सरकार बनाना चाहती है कि जब तक वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति दान में ना दी जाए तब तक उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा पेश नहीं कर सकती है। वक्फ बोर्ड के पैनल में गैर मुसलमान नहीं है, वक्फ बोर्ड के पैनल में महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार चाहती है कि हर वक्फ बोर्ड के पैनल में 2 महिला हो, 2 गैर मुसलमान हो। यही ओवरऑल वक्फ बोर्ड का माजरा है। यह अलग बात है कि मुद्दा धर्म का है, मुद्दा विवाद की स्थिति के समापन का है, सामाजिक कटुता के समापन की यह कोशिश है। लेकिन अलग बात है कि इस धार्मिक माजरे को लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इसको राजनीतिक स्तर पे अगर ना सोचा जाए, किसी प्रकार के दुराग्रह से जुड़कर ना सोचा जाए, तब आप सटीक जगह पर पहुंच सकते हैं या समझ सकते हैं कि आखिर इस संशोधन बिल का उद्देश्य क्या है। थैंक यू।